सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्स रिव्यू। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2022 की सीरीज में यूनिट 6 को डिस्कस कर रहे हैं। आपका ये डिस्कशन आपका पार्ट बी यूनिट 6 के लिए है। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और है। पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ऑलरेडी कवर कर रखा है। अब देखा जाए तो इसमें जो बाकी यूनिट 4 और यूनिट 5 है उसका भी कंटेंट लगभग सिमिलर है, क्योंकि यूनिट 1 और यूनिट 4 का जो कंटेंट है सेम है, यूनिट 3 और यूनिट 5 का जो कंटेंट है लगभग सेम है। दैट्स वाई आप उसको एक साथ देख सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 6 को। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है वित्तीय प्रबंधन में। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप राम सोनी एमपीपीएससी में शेयर किया जाता है, तो आप वहां पर जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिटेल्स में मिल जाएगी, है ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा एक और छोटी सी बात यह है कि यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 2 का जो डिस्कशन है उस पे जो उसका जो वीडियो है वो नीचे लिंक में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना, डिटेल्स में। सो वित्तीय प्रबंधन की यदि हम बात करें, इसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है? एक तो लोक लेखा समिति है, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। ऑडिट एंड एनुअल रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रांट से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा बजट से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले एग्जाम्स में, लेकिन इस बार के एग्जाम की यदि हम बात करें तो आप ये टॉपिक को पढ़ के जाना। मध्य प्रदेश स्टोर परचेज रूल्स एंड सर्विस प्रोक्योरमेंट रूल्स 2015, इसका पीडीएफ हालांकि अवेलेबल है। यदि आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, रामसोनी एमपीपीएससी टेलीग्राम ग्रुप में। लेकिन आप इसको पढ़ के जाना, यहां से पॉसिबिलिटी है कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। हालांकि यहां से क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी इस टेस्ट सीरीज में लिए हुए हैं। आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रकार के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले एग्जाम पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। तो जो पिछले एग्जाम पूछे गए हैं उसको मैं कोट करता चलूंगा। पहला क्वेश्चन है, टू हुम इज द एग्जीक्यूटिव रिस्पांसिबल फॉर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन? वित्तीय प्रशासन के लिए कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा चुका है पहले, तो याद रखिएगा। वित्तीय प्रशासन के लिए कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, मतलब कैब, हम बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, सीओएम की बात कर रहे हैं। तो किस पे रिस्पॉन्सिबल होगी? लोअर हाउस पे रिस्पॉन्सिबल होगी। कि हमेशा रखना, वित्त की जब भी बात होगी तो लोअर हाउस पे डिपेंडेंसी होगी। इससे पहले लोअर हाउस के पास ज्यादा पावर होता है। मनी बिल की बात करें, हम बात करें धन विधेयक के मामले में, तो मनी बिल में तो लोअर हाउस इतना पावरफुल होता है कि यदि लोअर हाउस ने पास कर दिया और अपर हाउस में गया राज्यसभा में, और वहां पर उन्होंने 14 डेज तक कोई भी पास ना किया हो या कोई भी कुछ भी ना किया हो, तो भी ये मान लिया जाता है कि हाँ राज्यसभा ने पास कर दिया और बिल बाद में राष्ट्रपति के पास एसेंट के लिए, सहमत के लिए चला जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं लोअर हाउस के पास यहाँ पे काफी सारी शक्तियां होती हैं, मतलब लोकसभा के पास। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइनेंशियल ईयर ऑफ द यूनियन बजट बिगिंस ऑन? केंद्रीय बजट का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? अब देखिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बजट की बात करें तो देखिए, एक चीज महत्वपूर्ण याद रखना, जो बजट टर्म है ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि वहां इस्तेमाल किया था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय लेखा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब से कब तक काउंट किया जाता है? तो पहली बात पता होना चाहिए आप लोगों को, फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये कब तक चलता है? 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो ब्यौरा होता है वो आपके बजट में होता है। बजट में क्या होता है कि हम पूरे एक साल में क्या कहां पे खर्चा करेंगे, कहां से पैसा आएगा, उसका सारा का सारा डेटा जो है वो बजट में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। और याद रहे, बजट को कब प्रेजेंट किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप लोग जरा कमेंट में बताएं कि बजट को किस दिन प्रेजेंट किया जाता है ना। तो कब प्रेजेंट किया था? 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है, और इसके ठीक एक दिन पहले मतलब 31 जनवरी को क्या किया जाता है? इस दिन जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत किया जाता है। तो दोनों चीज आप लोग यहां पर याद रखेंगे, कब क्या प्रेजेंट किया जाता है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। नाउ तो इसका सही आंसर क्या है? 1 अप्रैल से हमारा वार्षिक वित्तीय वर्ष शुरू होता है। तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए अभी 2023 में हमारा बजट प्रस्तुत हुआ, तो ये जो अभी हमारे पास में जो बजट हमने प्रस्तुत किया है उसमें जो प्लानिंग है हमारी, वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक की प्लानिंग होगी, है ना। ना यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी, आर्टिकल 112 की बात करें हमारे संविधान में, प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि यूनियन बजट ऑफ ईयर इज रेफर्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसे बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। इसमें जो भी हमारे साल का जो एस्टिमेटेड रेसिट है और एक्सपेंडिचर है, दोनों का डेटा हमारे पास में रहता है ना। रेसिट मतलब जो पैसे में मिल रहे हैं, एक्सपेंडिचर में जो खर्च हो रहे हैं, आय और व्यय दोनों की गणना होती है।
अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से क्वेश्चन पहले ही पीएससी के अंदर पूछा गया है। आर्टिकल 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 149 इनके ड्यूटीज के बारे में बात करता है, कर्तव्य के बारे में बात करता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो अपॉइंटमेंट है वो तो राष्ट्रपति करते हैं, कैबिनेट के रिकमेंडेशन यूजुअली होता है, लेकिन इनका रिमूवल प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है, ठीक वैसा ही प्रोसेस नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे टर्म कितना होता है, ये होता है आपका 6 साल और 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए, ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द टेंडेंसी ऑफ ऑडिट, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में पहले। टेंडेंसी ऑफ ऑडिट क्या होती है, लेखा परीक्षण की प्रवृत्ति क्या है? अब इसमें ऑप्शन दिए कोऑपरेटिव, क्रिटिकल, कंस्ट्रक्टिव, एनालिटिकल। तो इसका सही आंसर क्या है? विश्लेषणात्मक होती है लेखा परीक्षण की प्रवृत्ति। टेंडेंसी ऑफ ऑडिट क्या होती है? एनालिटिकल नेचर की होती है। इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। एनालिसिस की प्रॉपर तरीके से कि कहां पे क्या किया गया, कैसा किया गया, है ना। इन पार्लियामेंट बजट गोज थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस, संसद में बजट कितने चरणों से होकर गुजरता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। संसद में बजट जो है कुल 6 चरणों से होकर गुजरता है। कौन कौन से चरण है जरा इसको देख लेते हैं। पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट को प्रेजेंट किया गया, फिर जनरल डिस्कशन हुआ, फिर इसके बाद डिपार्टमेंटल जो कमेटीज होती हैं उसको प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज करती हैं, पता लगाती हैं जो सही है गलत क्या है। इसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए वोटिंग होती है, बाद में अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाता है, फिर बाद में फाइनेंस बिल को पास किया जाता है। तो इस तरह से बेसिकली बजट का प्रोसेस होता है। तो याद रखिए बजट जो है कुल 6 स्टेजेस से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इन इंडिया वाज अकम्प्लिश्ड इन द ईयर, भारत में लेखांकन और लेखा परीक्षण का पृथक्करण किस वर्ष से पूरा किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पीएससी ने पहले ही पूछा है और ये कब किया गया था? 1976 में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को सेपरेट कर दिया गया था। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखें। 1976 आपको याद होगा, इसी साल इमरजेंसी भी लगाई गई थी भारत में, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना। हालांकि ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, दिस इज समथिंग, है ना। Anyway, 1976 is the right answer for this question. अगला क्वेश्चन आपके सामने, द परफॉर्मेंस बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, पहली बात है देखो परफॉर्मेंस बजट होता क्या है, व्हाट इज दैट? निष्पादन बजट इसे हिंदी में बोलते हैं। ये भारत में किसकी सिफारिश पर पेश किया गया था? तो पहली बात आपको यहाँ पर याद रखना है, परफॉर्मेंस बजट जो होता है इसमें जितने भी हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, है ना, उनका जो परफॉर्मेंस है उसको प्रॉपर तरीके से एस्टिमेट, जितने भी खर्चे हो, क्या हो, रेवेन्यूज कितना लग रहा है, सब कुछ एस्टिमेट किया जाता है प्रॉपर तरीके से। परफॉर्मेंस टर्म से ही समझना परफॉर्मेंस बजट। तो जो भी हमारे जहां स्कीम्स जो भी हैं उसमें कितना क्या बेनिफिट मिल रहा है, कितना क्या एक्सपेंडिचर, सब कुछ प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये परफॉर्मेंस बजट। ये रिकमेंडेशन थी किसकी? ये रिकमेंडेशन थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की, एआरसी की रिकमेंडेशन थी, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिकमेंडेशन थी। तो ये आप लोग याद रखें, परफॉर्मेंस बजट जो है एआरसी की रिकमेंडेशन पे लाया गया था। अब इसे प्रॉपर तरीके से लिखा भी है। तो इसमें लिखा है, इट इज अ बजट दैट प्रोवाइड्स द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस फॉर द रेजिंग फंड्स एंड प्रपोज्ड एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स टू बी अकम्प्लिश्ड। तो कौन कौन से चीजों के लिए आप फंड रेज करना चाहते हैं, एक्टिविटीज के लिए करना चाहते हैं, तो उसके लिए परफॉर्मेंस बजट प्रॉपर तरीके से आपको एक पर्पस देता है कि हाँ इसका ये बेनिफिट होगा, है ना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अगला है, आउटकम बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय फाइनेंशियल ईयर इन पार्लियामेंट। देखिए ये भी क्वेश्चन पीएससी पूछा गया है, आउटकम बजट के बारे में पूछा गया है। आउटकम बजट जो है पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? आउटकम बजट क्या होता है? देखिए आउटकम बजट में क्या होता है कि इसमें हर एक मिनिस्ट्री का जो प्रोग्रेस है उसको प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट किया था। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनका जो जितना आपने जो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपने एक्सपेंडिचर किया, उसका जो भी आपने लगाए पैसे, उसका प्रोग्रेस क्या है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इवेल्युएट किया था। मतलब दिस इज सम बेसिक टर्म दैट्स कॉल्ड आउटकम। आउटकम में फोकस किया जाता है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कब? 2005 में। तो पहली बार इसको सन 2005 में 25 अगस्त 2005 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको आप लोग याद रखें, यहाँ पर लिखा भी है, आउटकम बजट एनालाइजेस द प्रोग्रेस ऑफ ईच मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट एंड व्हाट द रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री हैज डन विद इट्स बजट आउटले। जो बजट दिया गया था उसमें क्या उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट किया, उसको प्रॉपर तरीके से उसकी प्रोग्रेस को यहां पर क्या किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, पता लगाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखिए, दैट्स कॉल्ड आउटकम बजट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द 2023-24 बजट्स विजन फॉर अमृतकाल। 2023-24 का जो बजट है इसे अमृतकाल का पहला बजट बोला गया। आप लोगों को याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकता है। तो यहां पूछा गया इसके लिए विजन क्या रखा गया। पहला लिखा है, अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिटीजंस विद फोकस ऑन द यूथ।
बिल्कुल सही बात है, सिटीजन्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है हमें, युवाओं के लिए, हमें नागरिकों के लिए अवसर क्रिएट करना है, लेकिन युवाओं पर विशेष ध्यान देना है। दूसरा है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, हमारा जॉब क्रिएशन पे बहुत ज्यादा फोकस होगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्रिएट करना है। देखिए वैसे ही देखा यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको बोला भी जाता है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारी चीजें आप पढ़ते हैं, जीडीपी, जीएनपी, जीएटी, सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्रिएट करना भी हमारा पर्पज है। तो कुल मिला के ये तीन चीजें जो है हमारा बजट के विजन है, जो अमृतकाल का ये पहला बजट लाया गया। तो कुल मिला के ये सारी चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट की जाएंगे। तो विजन फॉर अमृतकाल क्या है? अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन द यूथ, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जीरो बेस्ड बजटिंग, भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? देखिए शून्य आधारित बजट क्या है, समझिएगा ध्यान से थोड़ी। शून्य आधारित बजट का मतलब होता है कि यहां पर हम लोगों ने बेस जीरो रखा हुआ है ना। गवर्नमेंट का जितना भी आप किसी भी चीज के लिए जो आप पहले से प्लानिंग रखते हो कि हाँ इसमें इतना जाएगा, इसमें इतना जाएगा, तो ऐसा नहीं, आपने वो बेस जीरो कर दिया। अब उसको नए तरीके से एनालिसिस किया जाएगा कि हाँ इसको इतना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हर एक चीज नए सिरे से प्लानिंग बनाई जाए। अब देखो ये चीजें करना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए बाद में जीरो बेस्ड बजटिंग जो है उसको वो बंद हो गई, बिकॉज ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। मतलब हर एक चीज को नए सिरे से इवैल्यूएट करो। सोचो आप मनरेगा के लिए आपने पिछले साल कुछ पैसे अलॉट किए, अब उसको नए सिरे से हर एक स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को इवैल्यूएट करो कि हाँ यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना। दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। मतलब पिछले साल की तुलना में यदि आप रेफरेंस ले हो तो यहां पे बोला जाता है कि पिछले साल को रेफरेंस नहीं लेना है, मतलब पिछले साल का बेस जीरो कर देना है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। हालांकि बातें तो अच्छी हैं, लेकिन कई चीजें जो हैं पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। इसी के चलते जीरो बेस्ड बजटिंग को बाद में डिमोलाइज किया गया, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वीपी सिंह गवर्नमेंट के टाइम में। और याद रहे वीपी सिंह गवर्नमेंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो जीरो बेस्ड बजटिंग इज द मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल द एक्सपेंसेस आर इवैल्यूएटेड ईच टाइम ए बजट इज मेड, मतलब फ्रेश तरीके से इवैल्यूएट किया आता है ना। अगला क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली बात, पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब लोक लेखा समिति हमारे पार्लियामेंट की एक फाइनेंस कमेटी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री कमेटी में पब्लिक अकाउंट कमेटी का ही नाम आता है। दूसरी बात याद रखेंगे, लोक लेखा समिति में एज आप नो कुल 22 मेंबर होते हैं। इससे 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। याद रखिएगा 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से जो आते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट, इसके माध्यम से इनका चुनाव होता है। ऑलराइट, मतलब जिस पार्टी का जितना मेजॉरिटी रहेगी उसके हिसाब से उसको सीटें मिल जाएंगी, दैट्स सिंपल थिंग। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज आप लोग याद रखेंगे, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को जो अपॉइंट करने का काम है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में जो कन्वेंशन चल रहा है वो ये चल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट है वो अपोजिशन पार्टी से करेंगे, है ना। अधीर रंजन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अधीर रंजन चौधरी का अपॉइंटमेंट किया गया था, है ना। तो समथिंग लाइक दैट। तो यहां पर आप लोग याद रखें कि एज ऑफ नो जो कन्वेंशन चल रहा है उसके हिसाब से पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट है वो अपोजिशन पार्टी से किया जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बजट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? देखिए यहां पर आप याद रखें ये उत्तरदायित्व होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। आर्थिक मामलों का जो विभाग है इनके पास बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, करेक्ट आंसर चूज करना है आपको। यहां पर 2 स्टेटमेंट और रीजन दिए हुए हैं, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला लिखा है द बजट इज प्लेस्ड इन द अपर हाउस राज्यसभा एट द एंड ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच इन लोकसभा। देखो यहां पर बिल्कुल सही बात है, जो लोकसभा में उनकी जो स्पीच होती है वो खत्म होने के बाद में उसको राज्यसभा में रखा जाता है, बट ऑब्वियस सी बात है, दैट्स राइट, दैट्स फाइन। अगला है बजट इज प्रेजेंटेड टू द लोकसभा ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। बिल्कुल सही बात है, द बजट इज प्रेजेंटेड टू द लोकसभा ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। तो देखा जाए तो यहां पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है। यहां पे आप जानते हैं कि यहां पर जो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी होता है, 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है। तो रीजन बेसिकली यहां पर क्या है? रीजन यहां पे गलत है।
केवल पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है इस हिसाब से देखा है तो यहाँ पे स्टेटमेंट इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी। तो सी इज बेसिकली राइट आंसर ओवर हियर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एमपीपीएससी ने जो सही आंसर दिया था वो दिया था बी। इनका कहना यह है कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। बेसिकली रीजन ही गलत है। बेसिकली रीजन क्या, ये स्टेटमेंट ही गलत है बिकॉज लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को बेसिकली प्रेजेंट नहीं किया था, बल्कि फर्स्ट वर्किंग डे जो अभी आप बजट देखेंगे 2023-24 का जो प्रेजेंट किया गया था वो 1 फरवरी 2023 को प्रेजेंट किया गया था हमारी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पे गलत है ना। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इसको हम बाद में करेक्ट कर देंगे। इसका सही ऑप्शन बेसिकली सी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस आर देयर इन इंडिया। भारत में लेखा प्रक्रिया के कितने चरण हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए से, अब देखो इसमें बेसिकली देखा है तो यदि आप नेट में सर्च करोगे तो कई जगह 5 मिलेगा, कुछ जगह 7 मिलेगा, लेकिन मोस्टली जगहों में आपको 5 मिलेगा। लेकिन एमपीपीएससी ने जो सही आंसर माना है वो माना है 4 को। तो भारत में लेखा प्रक्रिया के 4 चरण मिले हैं, तो ये इन्होंने बोला है। लेकिन यदि इन जनरल देखा है तो कुल मिला के 7 स्टेप होते हैं अकाउंटिंग साइकिल के। पहला होता है आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, फिर पोस्टिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल्स, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर, इसके बाद रिकॉर्डिंग एडजस्टिंग एंट्रीज, फिर प्रिपेयरिंग द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होता है। ये कुल मिला के 7 स्टेप बोले गए हैं, लेकिन एमपीपीएससी ने इसका सही आंसर जो माना है वो माना है 4। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चूज राइट आंसर। ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड अंतरिम बजट। समझते हैं ध्यान से, वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट में क्या अंतर है। पहला स्टेटमेंट दिया इसमें, द प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय द रेगुलर गवर्नमेंट। कहने का मतलब यह है कि वोट ऑन अकाउंट जो है वो एक रेगुलर गवर्नमेंट जो नियमित सरकार होती है उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। अब देखो ये स्टेटमेंट बेसिकली यहां पर गलत है। क्यों? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है केयर टेकर गवर्नमेंट के द्वारा ही बेसिकली अंतरिम बजट लाया जाएगा। रनिंग गवर्नमेंट भी लेके आ सकती है। हालांकि आमतौर पे अंतरिम बजट जो है इलेक्शन ईयर पे आमतौर पे प्रेजेंट किया जाता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। वोट ऑन अकाउंट के लिए भी जरूरी नहीं कि रेगुलर गवर्नमेंट ही लेके आए, है ना। दैट्स नॉट नेसेसरी। बिकॉज क्या होता है, जैसे वोट ऑन अकाउंट होता है, क्या समझने की बात है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बजट लाना है, अब बजट जब लाया जाएगा तो उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाएगा। डिस्कशन होने के बाद में वो बजट पास होगा, उसके बाद में आप पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो पैसे की जरूरत अभी आपको है, पैसे की जरूरत मान लो अभी आपको, बजट आप 1 फरवरी प्रेजेंट कर रहे हो, डिस्कशन होगा उसके बाद पास होगा, लेकिन मान लो पैसे की जरूरत आपको पहले ही है, तो उस कंडीशन में आप ले आ सकते हैं वोट ऑन अकाउंट। वोट देखो बजट में याद रखना कि बजट जो लाया जाता है, अंतरिम बजट हो या कोई बजट हो, उसमें जो पैसे आय और व्यय दोनों का ब्यौरा होता है, कहां से पैसे आएंगे, कहां के खर्च होंगे। लेकिन जो वोट ऑन अकाउंट होता है ये केवल और केवल एक्सपेंडिचर को फोकस करता है, केवल व्यय को फोकस करता है। और याद रहे वोट ऑन अकाउंट जैसे पास हो गया आज तो 2 महीने तक वैलिड रहता है। मतलब जो पैसा आपने वोट ऑन अकाउंट में पास कराया है वो आप 2 महीने तक इसको खर्च कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर समझना है कि वोट ऑन अकाउंट एक टेम्परेरी मैकेनिज्म है जो हम लोग लेके आते हैं। हालांकि अंतरिम बजट भी आमतौर पर जो लास्ट में जो रूलिंग पार्टी होती है लाती है। जैसे मान लो ये साल इलेक्शन ईयर है तो इस साल बेसिकली अंतरिम बजट ला सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियस बात है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करो, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, है ना। तो उस कंडीशन में अभी 2023 में चुनाव होने वाले हैं, तो उस कंडीशन में इस साल का जो बजट है वो अंतरिम बजट के रूप में लाया सकता है ना। लेकिन आप इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि जो अंतरिम बजट है वो भी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डेटा होता है, उसमें आय और व्यय दोनों का होता है। लेकिन जो अपना वोट ऑन अकाउंट होता है वो केवल आय को फोकस, व्यय को फोकस करता है, आय से उसका कोई मतलब नहीं होता। दूसरा स्टेटमेंट है, ए वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट, केवल एक्सपेंडिचर को फोकस करता है। व्हाइल एन अंतरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। हालांकि जो मैं बोल रहा हूं यही चीज में लिखी हुई है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे देखिए ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, है ना। प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे। अंतरिम बजट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे अंतरिम बजट इज सेट इन मोशन व्हेन द इनकम्बेंट गवर्नमेंट कैन नॉट प्रेजेंट फुल बजट। जब फुल बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता आमतौर पे इलेक्शन ईयर के टाइम में, तो वहां पर अंतरिम बजट लाया जाता है। वोट ऑन अकाउंट की बात करें ये हर साल पास किया जा सकता है, कहीं पास किया जा सकता है। अंतरिम बजट की बात करें ये एंटायर ईयर के लिए वैलिड होता है। वोट ऑन अकाउंट केवल 2 महीने के लिए वैलिड होता है, एक आप लोग याद रखेंगे। अंतरिम बजट की बात करें कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, मतलब इसमें जो खर्चा है
और इनकम है वो दोनों ही दिखाई जाती है, लेकिन वोट एंड अकाउंट में केवल खर्चे की बात होती है। अंतरिम बजट की बात करें, इसको राज्यसभा में और लोकसभा में डिस्कस किया था प्रॉपर तरीके से, लेकिन वोट एंड अकाउंट बिना डिस्कशन के ही पास कर दिया जाता है यूजुअली, बिकॉज आपको इमीडिएटली पैसे की जरूरत होती है और इसके चलते बिना डिस्कशन के ही वोट एंड अकाउंट यूजुअली पास कर दिए जाते हैं। अंतरिम बजट की बात करें तो यहां पर जो टैक्सेस हैं इसमें सारे में चेंज कर सकते हैं, दे हैव अथॉरिटी फॉर दैट, लेकिन वोट एंड अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं किया जाता है ना। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखें, वोट एंड अकाउंट और अंतरिम बजट में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट 2023-24 की बात करें तो मैक्सिमम रेवेन्यू कम्स फ्रॉम, मैक्सिमम रेवेन्यू कहां से आता है, सबसे अधिक राजस्व कहां से आता है, कौन से टैक्स से आता है। अब देखो यहां पे ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, इनकम टैक्स, आयकर, निगम कर, माल और सेवा कर, जीएसटी, कस्टम टैक्स। कस्टम टैक्स क्या होता है, जब भी किसी देश के बाहर से सामान आता है, जैसे मान लो चाइना से सामान आ रहा है तो उसमें कौन सा टैक्स लगेगा, कस्टम टैक्स लगेगा, है ना। तो सीमा, इसे बोलते हैं सीमा शुल्क, हिंदी में इसे बोलते हैं सीमा शुल्क, है ना, इसे बोलते हैं कस्टम टैक्स, है ना। तो यहां पे किसका सबसे ज्यादा यहां पे शेयर है, तो याद रखिए जीएसटी का सबसे अधिक शेयर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सबसे अधिक शेयर है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस तरह का टैक्स है, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स से बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर, ये भी याद रखेंगे। याद रहे, इनकम टैक्स हो या कारपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स मतलब जो आपके इनकम में लगता है, इनकम टैक्स हो या कारपोरेट टैक्स मतलब जो आपकी बिजनेस में आप मुनाफे में जो पे करते हैं टैक्स, वो है कारपोरेशन टैक्स। तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष कर होते हैं, लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, ये भी आप लोग यहां पर याद रखें। और एज ऑफ नो 2023-24 में सबसे अधिक राजस्व जो प्राप्त हुआ है वो माल और सेवा कर से आया, मतलब जीएसटी से तैयार किया गया। अब देखो यहां पे लिखा भी प्रॉपर तरीके से, जो इस बार बजट प्रस्तुत किया गया, इसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है। रूपी कम्स फ्रॉम, तो देखो इनकम टैक्स से 15% आ रहा है, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कारपोरेशन टैक्स से 15% आ रहा है, लेकिन जीएसटी और बाकी जो टैक्सेस है उससे 17% आ रहा है। मेन शेयर इसमें जीएसटी का ही है, 17% यहाँ से आ रहा है। कस्टम टैक्स की बात करें 4% आ रहा है, नॉन टैक्स रिसीट जो है 6% है, इसके अलावा बोरोइंग अदर लायबिलिटी 34% है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% है, सारी चीज प्रॉपर तरीके से दिया है। रुपी कहाँ जाता है, पेंशन में 4% खर्च होता है, बाकी जो एक्सपेंडिचर है वहाँ पे 3%। इंटरेस्ट पेमेंट्स जो गवर्नमेंट ने कभी पैसे लिए हुए वहाँ पे जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है वहाँ 20% खर्च हो रहा है, मतलब एक बड़ा अमाउंट पैसे खर्च कर रहा है गवर्नमेंट जो लोन वगैरह ले रखा है उसमें। इसके अलावा जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वहां पे 9% खर्च हो रही है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी स्कीम होती है, जहां पे केंद्र सरकार ने 100% नहीं बल्कि कुछ परसेंटेज 60%, 70% जो भी है उसके हिसाब से पैसे खर्च किए, मतलब पूरा पैसा उस स्कीम में केंद्र सरकार नहीं लगाती, उसे बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब कुछ परसेंटेज पे करती है। लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, इसमें केंद्र सरकार 100% अमाउंट पे करती है, इसे बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जहां पे केंद्र सरकार 17% यहां पे बजट में अलॉट किया हुआ है। ठीक है, डिफेंस में 8% है, सब्सिडीज में 7% है, सारी इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए मनी बिल पास बाय लोकसभा इज नॉट रिटर्न बाय राज्यसभा विद इन 14 डेज देन, यदि ये क्वेश्चन पीएससी पूछा चुका है, यदि मनी बिल लोकसभा में पास कर दिया, राज्यसभा ने उसको 14 दिन के अंदर रिटर्न नहीं किया तो क्या होगा। द बिल विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर एंड कंसेंट। बिल्कुल सही बात है, ये मान लिया जाएगा कि हाँ उन्होंने बिल पास कर दिया है और वो बिल कहां पे चला जाएगा, विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और सहमति के लिए भेजा जाएगा। तो याद रखिएगा मनी बिल के मामले में यहां पर लोकसभा के पास बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज पता होना चाहिए, मनी बिल है, ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास में है, ये डिसाइड करने का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने बोल दिया कि नहीं हम मनी बिल नहीं मानेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फाइनेंस बिल 1। और फाइनेंस मनी बिल की बात किस आर्टिकल में है, ये बात है आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में इस बात की आती है। लेकिन फाइनेंस बिल की बात करें तो वो है आर्टिकल 117(1), फाइनेंस बिल 1 की बात करता है, आर्टिकल 117(3) फाइनेंस बिल 2 की बात करता है। दोनों चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मनी बिल के मामले में कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया सकता, ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन स्टेटमेंट सही है। अब यहां पे दिए हुए हैं आपके सामने, पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द टैक्सेस। अब देखो सिंपल सी बात है, टैक्स इंक्रीज करने का काम किसके पास है, पार्लियामेंट के पास ही है। पार्लियामेंट में ही टैक्स इंक्रीज किया जा सकता है, जब बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें टैक्स कम करने या अधिक करने का प्रॉपर तरीके से प्रोविजन होता है। पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी चेंज इन टैक्स प्रोविजन, पार्लियामेंट के पास ही है, कैन नॉट मतलब ही नहीं है यहाँ पे। पार्लियामेंट कैन रिजेक्ट द टैक्स, यस पार्लियामेंट कैन रिजेक्ट टैक्स, पार्लियामेंट के पास सारी शक्ति है। पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज द टैक्स, ये भी गलत है। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस द टैक्स, ये तीनों स्टेटमेंट, पहला, तीसरा, पांचवा, ये स्टेटमेंट सही है, 1, 3 और 5 करेक्ट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पीएससी में हालांकि पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट इम्पोजेड दिस कंट्रोल ऑन पब्लिक फाइनेंस, भारतीय संसद लोक वित्त पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है, कैसे। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी हमने डिस्कस किया था पब्लिक फाइनेंस के लिए, वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी।
फाइनेंस कमेटी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है फाइनेंस के लिए, वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, से बोलते हैं लोक लेखा समिति। और याद रहे, जो नियंत्रक पालिका परीक्षक होता है उसे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड बुलाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, लोक लेखा समिति का, इसलिए कहते हैं लोक लेखा समिति। काफी महत्वपूर्ण बॉडी होती है और भारतीय संसद लोक वित्त पर अपना नियंत्रण लोक लेखा समिति के द्वारा स्थापित करती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु कैन मेक डिमांड ऑफ ग्रांट्स, अनुदान की मांग कौन कर सकता है? देखो, लीडर ऑपोजिशन कोई मतलब नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कोई मतलब नहीं, प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं, एग्जीक्यूटिव करती है, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कार्यपालिका है, उसके द्वारा अनुदान की मांग की जाएगी। देखो याद रखना, जो बजट है या जो चीजें इस तरह के हैं, मनी बिल वगैरह हैं, ये राष्ट्रपति की प्री रिकमेंडेशन के बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत किए आते हैं, मतलब प्रेसिडेंट का प्री अप्रूवल जरूरी होता है और इसके लिए प्रॉपर तरीके से जो एग्जीक्यूटिव होता है वही लेके आता है। इसको आप लोग याद रखें, डिमांड ऑफ ग्रांट्स केवल और केवल जो कार्यपालिका है, मतलब जो गवर्नमेंट है, उसके पास ही इसको लाने की शक्ति है। तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखें, डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए प्रॉपर तरीके से लिखा भी, आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट एनी प्रपोजल आर एस्टिमेटेड सीकिंग विथड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शुड बी प्रेजेंटेड टू द लोकसभा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। यदि आप पैसे निकालना चाहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से आपको लोकसभा में ही प्रस्तुत करना पड़ेगा डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अगला आपके सामने, वोट ऑन अकाउंट, ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है, वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा अजीबोगरीब है, आमतौर पर आप पढ़ेंगे वोट ऑन अकाउंट जो है बिना डिस्कशन के पास कर दिए आते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो नियर बाई है नहीं, इसलिए नियर बाई ऑप्शन यहाँ पे एक चूज कर लिया गया। अभी डिस्कस करता हूं मैं आपको। पहला, आफ्टर द वोटिंग ऑफ डिमांड्स, देखो यदि डिमांड फॉर ग्रांट्स आप पास करोगे तो वोट ऑन अकाउंट की जरूरत क्या है? यदि डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पास हो गए, आपको पैसे मिल गए, तो फिर आपको वोट ऑन अकाउंट की जरूरत क्या है? वोट ऑन अकाउंट एक टेम्पररी मैकेनिज्म होती है कि आपको अर्जेंट पैसे की नीड है और आप वोट ऑन अकाउंट पास करते हैं बिना डिस्कशन के, वो भी 2 महीने तक के लिए वो एक्टिव रहता है। लेकिन डिमांड फॉर ग्रांट्स पास हो गया तो फिर उस कंडीशन में वोट ऑन अकाउंट की जरूरत क्या है? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे गलत हो गया। दूसरा, बिफोर जनरल डिस्कशन। अब देखो, बिफोर एंड आफ्टर का जो टर्म है जनरल डिस्कशन का, इसका कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होता है कि वोट ऑन अकाउंट पास हो गया उसके बाद डिस्कशन किया जाएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए यहां पर आफ्टर जनरल डिस्कशन, ये ऑप्शन यहां पे नियर बाई सही है। मैंने बोला था पहले वोट ऑन अकाउंट आमतौर पर बिना डिस्कशन के पास करा दिए जाते हैं, है ना, बिकॉज अर्जेंट नीड होती है पैसे की, तो उस कंडीशन में बिना डिस्कशन के ही वोट ऑन अकाउंट आमतौर पर पास करा दिए जाते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दैट। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑप्शन ही दिया हुआ है, इस कंडीशन में आप इस ऑप्शन को सही मान सकते हैं और पीएससी ने यही ऑप्शन को सही माना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बीच विल वन गेट्स अथॉरिटी टू पे विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से भुगतान करने का अधिकार किस विधेयक के द्वारा मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वाकई काफी इंपॉर्टेंट है और ये है अप्रोप्रिएशन बिल। जो विनियोग विधेयक है, इसके द्वारा भारत की संचित निधि से भुगतान करने का अधिकार मिलता है। और याद रखिए, भारत की जो संचित निधि है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड भी होता है, ये भी याद रखें। कमेंट करके बताइए कि भारत में जो कंटिजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि जो होती है, वो किस तरह का फंड है? क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है या एक स्टैट्यूटरी फंड है? प्लीज डू कमेंट बिलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द टर्म ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने, वैसे शायद 1 साल होता है। याद रखिए, लोक लेखा समिति में कुल मिला के 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। इनके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और दूसरी बात, लोक लेखा समिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी होती है। इनके चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट है वो एज ऑफ नो जो कन्वेंशन चल रहा है उसके हिसाब से अपोजिशन पार्टी द्वारा किया जाता है, अपोजिशन पार्टी से किया जाता है। मतलब अपोजिशन पार्टी जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसी से एक किसी इंसान को लीडर अपोजिशन, मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। तो थोड़ा पॉइंट याद रखेंगे। और यहां पर इनका कार्यकाल होता है 1 साल का, मतलब एक बार पब्लिक अकाउंट कमेटी का इलेक्शन हुआ तो वो 1 साल के लिए वैलिड होती है, फिर उस पर अगले साल फिर से उसका चुनाव होता है। तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, हु कैन बी सेड टू बी द फाउंडर ऑफ बजटरी मेथड इन इंडिया, भारत में जो बजटरी मेथड है उसके जनक किन्हें बुलाया जाता है? और ये है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को इनका जनक बुलाता है। रीजन बड़ा ऑब्वियस है, इन्होंने शुरू किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ईयर द वर्ड बजट केम इनटू लाइट, दुनिया में पहली बार बजट जो शब्द है इसका इस्तेमाल कब किया गया? तो ये किया गया 1733 को, है ना। रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा ये टर्म इस्तेमाल किया गया था 1733 को, बहुत पहले की बात है, 10 वेरी लॉन्ग टाइम एगो, है ना। तो ये बेसिकली
दिखा ले जाए तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट यूज ऑफ टर्म बजट मेड इट फ्रॉम दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वॉलपोल एज प्राइम मिनिस्टर एंड चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोर्स ऑफ फाइनेंशियल पावर इज, फाइनेंशियल पावर का सोर्स कहाँ पर है? बट ऑब्वियस मतलब लेजिस्लेचर के पास में है, जो भी फाइनेंस से वित्तीय शक्ति का स्रोत है व्यवस्थापिका, बिना इनके परमिशन के, बिना लेजिस्लेचर के में पास किए हुए आप ना तो पैसे निकाल सकते हैं, इवन टैक्सेस को भी बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो वो भी लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब है केंद्रीय पार्लियामेंट है, राज्य विधानसभा है ना। तो बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट आप याद रखें। हाँ, उसको इनिशिएट करने का जो काम है, बिल लाने का काम जो है एग्जीक्यूटिव करती है, दैट्स ट्रू, लेकिन जब तक लेजिस्लेचर से पास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो याद रखिए सोर्स ऑफ फाइनेंशियल पावर कौन हो गया? लेजिस्लेचर हो गया, है ना। ये क्वेश्चन ही पीएससी में पूछा गया था। व्हेन वाज द बजट फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में पहली बार बजट को फॉर्मली कब इंट्रोड्यूस किया गया था? और ये किया गया था 1860 को, 18 फरवरी 1860 को बजट को फॉर्मली भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द फैक्ट विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स आर कॉल्ड? वे तथ्य जो खातों के रिकॉर्ड में शामिल होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। द फैक्ट्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स आर कॉल्ड लेन देन, इन्हें बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेजिडेंशियल सीनियर ऑडिटर? रेजिडेंशियल सीनियर ऑडिटर का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? अब देखो, पहला स्टेटमेंट है कम्युनिकेटिंग विद स्टाफ ऑफिसर, बिल्कुल सही है। परफॉर्मिंग एंगेजमेंट लेवल रिस्क असेसमेंट, सहभागिता प्रदर्शन स्तर का जोखिम मूल्यांकन, ये भी सही है। राइटिंग फाइनल ऑडिट रिपोर्ट, अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना। तो कुल मिला के सारी की सारी है, इनमें सभी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ना। रेजिडेंशियल सीनियर ऑडिटर। अगला क्वेश्चन है, ऑल एंटरप्राइजेज और ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन फाइनेंस, हु सेड द स्टेटमेंट? सभी उद्यम संगठन वित्त पर निर्भर करते हैं, कथन किसने कहा? और एक कथन कहा है किसने? कौटिल्य ने कहा है। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय कौटिल्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द वर्ड बजट ओरिजिनेटेड फ्रॉम? जो बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है कौन सी भाषा से हुई है? तो याद रहे, बजट का जो पहला टर्म होता था वो बजट फ्रेंच लैंग्वेज में होता था, तो फ्रेंच लैंग्वेज ओरिजिनेट हुआ है। आप देखेंगे इस तरह बजट लिखा जाता है बजट, है ना। बाद में ये बजट हो गया और इसका मतलब होता है लिटिल बैग। इसलिए आपने देखा होगा पहले बजट जो प्रस्तुत किया था बैग लेके आते थे, अटैची लेके आते थे, उसके थ्रू बजट प्रेजेंट करते थे, है ना। तो ये आप याद रखिए, अब तो बही खाते का सिस्टम हो गया। अगला, टू हुम इज द कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और किस प्रति होता है? पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पब्लिक मतलब नहीं होता, पार्लियामेंट पे होता है। और याद रहे, जो सीएजीआई होता है वो फ्रेंड फिलोसफर गाइड होता है किसका? पब्लिक अकाउंट कमेटी का, लोक लेखा समिति का। और याद रहे, पब्लिक अकाउंट कमेटी ही बस केवल सीएजीआई का जो सजेशन है वो ले सकती है, बाकी जो कमेटीज होती हैं उनको ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो सीएजीआई की रिकमेंडेशन ले लें, है ना। तो सीएजीआई के सजेशन लेने का अधिकार केवल पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास ही होता है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पब्लिक अकाउंट कमेटी वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में पब्लिक अकाउंट कमेटी पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो कब किया गया? ये किया गया 1921 में, 1921 में किया गया। 1919 का जो एक्ट था इसे बोलते हैं मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, है ना। मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में इसके बारे में जिक्र किया गया था, तो इसलिए याद रखिए 1921 में पहली बार पब्लिक अकाउंट कमेटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑलरेडी यहाँ बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, साथ में लिखा है पब्लिक अकाउंट कमेटी इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर अंडर रूल 308, है ना, ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, है ना। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए परचेज ऑफिसर कैन परचेज ए मटेरियल विदाउट कोटेशन इन ए मंथ? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना कोटेशन के किसी सामग्री का क्रय मतलब किसी सामग्री खरीदना है तो क्रयकर्ता अधिकारी के द्वारा एक महीने में अधिकतम कितनी बार किया सकता है? बिना कोटेशन के आप कितनी बार खरीद सकते हैं? तो याद रखिए 5 बार ये अथॉरिटी होती है। आप जब एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, बिना कोटेशन के सामग्री का जो क्रय करना चाहते हैं आप, पहली बात तो ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक अवसर पर 20,000 रुपए तक के मूल्य अनारक्षित सामग्री की खरीद की जा सकेगी। पहली बात याद रखिए 20,000 से ऊपर का नहीं कर सकते। बिना कोटेशन के सामग्री का क्रय करना है, बिना कोटेशन के कोई सामान खरीदना है तो उस कंडीशन में सरकारी तंत्र को, तो वहां पे 20,000 से ऊपर का आप नहीं खरीद सकते। पहली कंडीशन ये है। दूसरा, यहां पर एक और भी है, 5 बार से अधिक अवसरों पर नहीं किया सके, मतलब 5 बार से अधिक एक माह में आप खरीद नहीं सकते इस तरह से। तो ये सारी लिमिटेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो जो परचेज रूल्स हैं उसके रूल्स आप यहाँ पे ध्यान रखें, क्वेश्चन पीएससी में पूछा सकते हैं।
अगला है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिपार्टमेंटल परचेस कमेटी। सो यहां पे आपको समझना है कि जो रिकमेंडेशन है डिपार्टमेंटल परचेस कमेटी के रिकमेंडेशन पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कैन बी परचेज एट अ टाइम, एक बार में कितना परचेस किया सकता है। तो पहले वाला जो हमने डिस्कशन किया था वो बिना कोटेशन के सामग्री क्रय के लिए है, इसके लिए कमेटी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो यहां पर देख सकते हैं कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ये किया सकता है, लेकिन यदि आप उससे ज्यादा करना चाहते हैं, 20,000 से ऊपर करना चाहते हैं, उसके लिए डिपार्टमेंटल परचेस कमेटी की जरूरत होगी और इसके रिकमेंडेशन पे करेंगे। तो इसके लिए भी लिमिट है, कितनी लिमिट है, वो है 1 लाख रुपए तक के लिए। तो एक बार में 1 लाख रुपए से ऊपर ही खरीदी नहीं किया सकती है। हालांकि उससे ऊपर खरीद करना चाहते हो उसके रूल अलग हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 1 लाख तक की खरीदी जो है डिपार्टमेंटल परचेस कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया सकता है ना। तो इसको आप याद रखें। नाउ यहाँ पे लिखा भी है, लुक एट दिस वन, 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जो है आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है विभागीय जो क्रय समिति है इसका गठन संस्था के वरिष्ठतम अधिकारी यथा प्रबंध संचालक आयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे। एक और महत्वपूर्ण चीज है, विभागीय जो क्रय समिति है इसमें उचित स्तर के न्यूनतम 3 सदस्य होंगे, 3 सदस्य की कमेटी होगी, जिसमें से यथासंभव 1 सदस्य वित्तीय मामलों का जानकारी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, इन द केस ऑफ लिमिटेड टेंडर, सीमित निविदा के प्रकरणों में इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन टेंडर फ्रॉम एटलीस्ट हाउ मेनी रजिस्टर्ड सप्लायर्स। यदि आपने यहां पर, अब देखिए अभी हमने डिस्कस किया था प्रॉपर तरीके से कि इसके बारे में बिना कोटेशन की सामग्री का क्रय करना है या इसके अलावा जो कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन द्वारा करना है। नाउ यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं निविदा आमंत्रण के लिए, टेंडर के लिए जो इन्वाइट किया जाता है उसमें यदि बड़ा अमाउंट करना है तो फिर टेंडर का इन्विटेशन चाहिए। तो यहां पे आप देखेंगे इन द केस ऑफ लिमिटेड टेंडर इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन टेंडर फ्रॉम एटलीस्ट हाउ मेनी रजिस्टर्ड सप्लायर, कितने रजिस्टर्ड सप्लायर का टेंडर आपको पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से निविदा प्राप्त करना आवश्यक होगा। मतलब इतना कम से कम होना ही होना चाहिए, इतने लोगों से टेंडर आना जरूरी है। यदि वो नहीं आता तो फिर आपको दोबारा टेंडर जारी करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना है, 3, कम से कम 3 लोगों के द्वारा 3 पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से निविदा प्राप्त करना आवश्यक है, तभी जाके आप उनको टेंडर बाद में बोली लगेगी, बाद में लॉट किया जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर याद रखिए, कम से कम 3 यहाँ पे जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अनारक्षित सामग्री है तो निविदा आमंत्रण के लिए यहाँ पे लिखा भी सीमित निविदा में यहाँ पे चीजें लिखी हैं। नाउ लुक एट दिस वन, क्या क्या चीजें लिखी हैं। पहली बात ये है यहाँ पे कि देखिए बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए, अब देखिए पहली बात तो यहाँ पर ये चीज लिखी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जब क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य 1 लाख रुपए से कम हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे पोजीशन लिखा है कि इस पद्धति को निम्न मामलों में अपनाया सकेगा। जब क्रय की जाने वाली सामग्री का अनुमानित मूल्य रुपए 5 लाख तक का है, मतलब 1 लाख रुपए से 5 लाख तक के लिए है, 1 लाख रुपए से 5 लाख तक के लिए है, तो उस कंडीशन में सीमित निविदा को इनवाइट किया जाता है, लिमिटेड टेंडर से बोलते हैं। 5 लाख से ऊपर का है तो ओपन हो जाता है, लेकिन 5 लाख से कम का है तो सीमित निविदा होती है, मतलब निविदा मतलब टेंडर। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो है सीमित निविदा 5 लाख से कम के लिए है, मतलब 1 लाख से ऊपर के लिए है। और दूसरी बात यहां प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि सीमित निविदा के प्रकरणों में 3 से अधिक पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से निविदा प्राप्त होना आवश्यक होगा, मतलब कम से कम 3 का होना जरूरी है। जब टेंडर आप जारी करते हैं तो कम से कम 3 लोगों के द्वारा टेंडर आना जरूरी है, 3 कंपनीज जो भी हैं, कम से कम 3 बॉडी से टेंडर आना जरूरी है। यदि से कम होता है तो वापस से दोबारा से आपको करना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन, इन विच मेथड द परचेज प्रोसेस विल बी डन फॉर द परचेज ऑफ मोर देन 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपए से अधिक के क्रय के लिए किस पद्धति से क्रय कार्रवाई की जाएगी। 5 लाख रुपए से कम तक के लिए तो हमने डिस्कस किया था लिमिटेड टेंडर होता है, लेकिन 5 लाख रुपए से अधिक के लिए क्या हो जाएगा, ओपन टेंडर हो जाएगा, मतलब खुली निविदा हो जाएगी। तो 5 लाख रुपए से अधिक का यदि आपको क्रय करना है, खरीदी करना है, तो उस कंडीशन में ओपन टेंडर जारी किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा है खुली निविदा के मामले में क्या कंडीशन है, क्रय की जाने वाली सामग्री का अनुमानित मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक होने पर ये चीज फॉलो किया जाएगा। तो ये सारी चीज प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा है। साथ में एक और लिखा हुआ है एक महत्वपूर्ण चीज, ई पोर्टल के अतिरिक्त आप ई पोर्टल के द्वारा जारी करेंगे, और साथ में ई पोर्टल के अतिरिक्त जो कम से कम 1 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और कम से कम 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आपको विज्ञापन ही प्रकाशित कराना होगा। यदि आपने ये नहीं कराया तो वहां पर करप्शन माना जाएगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ करप्शन के मामले आते हैं कि हाँ इन्होंने अपने लोगों को मतलब टेंडर दे दिया,
है ना, क्रोनी कैपिटलिज्म दिखाया जाता है, तो वो चीज़ें ऐसी कई बार होता है, चीटिंग होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, कम से कम एक दैनिक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित कराना जरूरी होगा, खुली निविदा के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द मटेरियल टू बी परचेज्ड विल बी द सिक्योरिटी ऑफ द टेंडर। निविदा की प्रतिभूति क्रय की जाने वाली सामग्री के अनुमानित मूल्य के कितने प्रतिशत होगी। मतलब जब आप निविदा करोगे और टेंडर दोगे तो ऑब्वियस बात है वहां पे आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना पड़ता है। तो टेंडर के लिए जाने के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो करना पड़ेगा वो कितना होगा, वो होगा 2%। मतलब 2% का आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। इस पॉइंट को आप लोग यहां पर याद रखेंगे। तो निविदा की प्रतिभूति के लिए मतलब सिक्योरिटी का जब टेंडर आप लेने जा रहे हो तो टेंडर के लिए अप्लाई करोगे आप, तो टेंडर को अप्लाई करने के लिए वही लोग टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनको 2% पहले उनको प्रॉपर तरीके से वहां जमा करना पड़ेगा सिक्योरिटी के फॉर्म में। तो इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पर याद रखें, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है निविदा की प्रतिभूति के बारे में। और कैसे आप कर सकते हैं, किसी भी कॉमर्शियल बैंक में आप डिमांड ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीद, बैंकर्स चेक, बैंक गारंटी, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, असफल निविदाकर्ताओं की निविदा की प्रतिभूतियों को, मतलब जिनको टेंडर नहीं मिला, को निविदा की अंतिम वैधता तिथि की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र और संविदा प्रदान किए जाने के बाद अधिकतम 30 दिन के अंदर लौटाई जाएगी। मतलब जिनको नहीं मिला उनको ये जो अंतिम वैधता तिथि है उसके 30 दिन के बाद, 30 दिन के अंदर अंदर लौटाना जरूरी होगा। मतलब ऐसा नहीं कि 2% उन्होंने जमा कर दिया आप उसको दबा के बैठ गए, ऐसा नहीं है। आपको 30 दिन के अंदर अंदर उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको वापस करना भी जरूरी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज हमारे यहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट की जितनी बॉडीज होती हैं वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि बहुत टाइम बाउंड मैनर पे काम करने की हैबिट नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे टाइम बाउंड जो है चीज़ें हर जगह इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। बहुत सारी जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं बहुत ढीले ढाल तरीके से काम करती हैं, और जब कभी वहाँ पे उनसे डिस्कस करने जाओ तो बोलते हैं हाँ सरकारी तंत्र ऐसे काम करता है, समथिंग लाइक दैट, है ना। एनीवे, अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी टेंडर विल बी डिपॉजिटेड फ्रॉम द सक्सेसफुल टेंडर। सफल निविदाकर्ता से निष्पादन प्रतिभूति निविदा के मूल्य का कितना प्रतिशत जमा कराया जाएगा। अब देखो, जिसका टेंडर एक्सेप्ट हो गया, अब उसको क्या जमा करना पड़ेगा, उसको जमा करना होगा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, इसे बोलते हैं निष्पादन प्रतिभूति, है ना। तो जो आपने पहले जमा किया था वो तो वापस कर दिया जाएगा, लेकिन वो तभी वापस किया जाएगा जब आप निष्पादन प्रतिभूति जमा करेंगे। मतलब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के बाद में जो पुरानी वाली सिक्योरिटी आपने जमा किया था वापस होगा, लेकिन ये किसके लिए है, ये सक्सेसफुल टेंडर के लिए, मतलब जिनका टेंडर एक्सेप्ट कर लिया गया है उनके लिए है, तो उनको जमा करना पड़ेगा निष्पादन प्रतिभूति। वो कितना होगा, 5 से 10% जमा करना होगा। तो पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पर याद रखें, लिखा भी इसमें प्रॉपर तरीके से, निष्पादन प्रतिभूमि लिखा है, प्रतिभूति होता है बेसिकली। तो यहाँ पर लिखा है प्रॉपर तरीके से कि आप निष्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद 60 दिन की अवधि तक के लिए वैध होना आवश्यक होगा। मतलब 60 दिन तक के लिए वैलिड होना चाहिए वो सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। और साथ में एक और चीज लिखी है, निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर सफल निविदाकर्ता को निविदा प्रतिभूति लौटाई जाएगी। मतलब जो पुराना वाला सिक्योरिटी आपने सबमिट किया था वो आपको वापस कर दिया जाएगा। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, है ना। And this is going to be last question for today. What facilities will be available to the micro and small enterprise of मध्य प्रदेश? देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके सामने, टेंडर फॉर्म्स विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सबमिटिंग टेंडर्स। यदि आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से बिलोंग करते हैं, सूक्ष्म लघु उद्यम से बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आप जो टेंडर आप लेने जाओगे तो वहां पर आपको जो फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंड चीज, टेंडर विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी मनी। जो अर्नेस्ट मनी है, जो पहले राउंड में आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हो, वो भी आपको भुगतान में छूट रहेगी। मतलब 2% जो आपको जमा करना था वहां पर भी छूट मिल जाएगी। मतलब यदि आप सूक्ष्म लघु उद्यम है तो उस कंडीशन में आपको इन दोनों से छूट मिलेगी, और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सही है। तो ये रहा हमारे मध्य प्रदेश का ये जो लास्ट टॉपिक है, जो हमने 8-10 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। ये टॉपिक हमारे जो परचेज रूल्स हैं उसको लेकर हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम का है। मध्य प्रदेश स्टोर परचेज रूल्स एंड सर्विस प्रोक्योरमेंट रूल्स 2015 के क्वेश्चन हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकते हैं। तो ये रहा डिस्कशन हमारे इस टॉपिक पे। डिस्कशन कभी वाइंड अप करेंगे। आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, इसका जो वीडियोस हैं उसकी लिंक आपको नीचे डिटेल्स में शेयर कर दिया जाएगा। और साथ में जो इनका PDF है
इंक्लूडिंग दिस यूनिट एज वेल। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप राम सोनी एमपीपीएससी में शेयर किया जाएगा, तो वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, इसकी डिटेल्स में आपको इसकी लिंक ही मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप जो पीडीएफ है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।